Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. Today we will discuss on end of ideology debates, विचारधारा का अंत. पिछली बार मैंने व्हाट इज आइडियोलॉजी ये डिस्कस किया था आपके साथ और आइडियोलॉजी कितने तरीके के होते हैं और आइडियोलॉजी व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इट एंड द वेरियस फीचर्स ऑफ आइडियोलॉजी. So you can refer to that particular session of what is ideology so that you can connect why this debate of end of ideology we have to discuss. And I told you that end of ideology debate is something which keeps on repeating on many times in your exams, also for your competitive exams also, or maybe for other exams. तो ये जो विचारधारा का अंत है जो हम ये डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके साथ. पहली बात तो जब भी हम डिबेट्स डिस्कस करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल थियरी में, पॉलिटिकल साइंस में और भी अदर एरियाज में हम जब डिबेट्स डिस्कस करते हैं तो आधार ये होता है कि देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट व्हिच आर्ग्यूज डिफरेंट थिंग्स. And we need to understand those interpretations, what these scholars are discussing. It is not that we need to stick to any particular interpretation and we have to just focus on that. It's not like that. But we need to understand what are the different views regarding this particular debate and what they are up to, or how can we look into these debates in future. तो पहली बात तो हम जब डिबेट डिस्कस करते हैं, तर्क करते हैं तो तर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड में होता है और या तो हम पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे कर सकते हैं या हम स्कॉलर्स के आधार पर उस तर्क को डिवाइड कर सकते हैं, काल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम उनको समझते हैं और फाइनली वी कैन then give some positive conclusions, or we can say some derivations which we have understood from that particular topic. Let's begin with today's discussion on end of ideology. This is a very important debate. Many times it is referred in various articles and other things. तो पहला तो ये 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड ऑफ आइडियोलॉजी. एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू स्पीक हियर दैट ये जितने भी आप डिबेट्स पढ़ रहे हैं ये इसके साथ आप जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है इसके साथ कुछ हद तक हम बिहेवियरलिज्म के सिद्धांत को भी हमें समझना चाहिए कि व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के बाद का जो फेज आया क्यों आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1950s में शुरू हुआ इस तरह का डिबेट और उस समय फांसीवाद 1945 में फांसीवाद अंत था और जो हम देख रहे हैं एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आल्सो एंडेड and during that time it was we can say there was decline of communism in the developed west. ठीक है, और ये जो साम्यवादी जो विचारधारा थी इसका कुछ हद तक डिक्लाइन देखा गया पाश्चात्य देशों में और इसके पीछे कारण बहुत गहरा ये था कि लिबरलिज्म हैड स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड इट हैड गेन इम्पोर्टेंस. और लिबरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकल लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लासिकल लिबरलिज्म के टेनेंट्स में मार्केट्स, इकोनॉमीज, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट. सो जब इसको इम्पोर्टेंस देता है इस पूरे आइडियोलॉजी को तो कुछ जो कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी इट गॉट the secondary status and so it started diminishing, though it was not the final diminution of that particular आइडियोलॉजी. शुरुआत हो गया था. अब इसी समय ऐसा था कि ये जो द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये डैनियल बेल द्वारा किया गया. डैनियल बेल यूनाइटेड स्टेट्स के फेमस सोशियोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने अपने काम में उनकी फेमस वर्क है, but you can look into Google also and search. If you don't find, you can ask me, I will give you, provide you. तो उन्होंने अपने फेमस वर्क में जो है इसको इंटरप्रेट किया कि वेलफेयर कैपिटलिज्म
और केन्जियन जो कंसेंसस था उस समय वो कुछ ज़्यादा इमर्ज कर रहा था इम्पोर्टेंस, एंड इन अदर सेंस इकोनॉमिक्स गॉट मोर इम्पोर्टेंस दैन पॉलिटिक्स। जितनी भी पोलिटिकल आइडियोलॉजीज थे, पोलिटिकल एक्शंस थे, they were losing its importance. Maybe because liberalism, classical liberalism, its importance, market, its importance, development, economic growth, these things started getting importance. और इनके जो महत्व है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और given the scenario also, given the idea of development, आपने political development भी पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा you can refer to Lucian Pye's idea of political development। तो political development भी बहुत हद तक हम देखते हैं कि उसकी भी शुरुआत हो गई। अब दूसरा एक तरफ तो डिबेट है डेनियल बेल का एंड ऑफ आइडियोलॉजी में जब हम बात करते हैं, दूसरा एंड ऑफ आइडियोलॉजी में एंड ऑफ हिस्ट्री का भी आधार डिस्कस किया जाता है। इसमें फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने जो फेमस वर्क है एंड ऑफ हिस्ट्री, उसमें वो रिलेवेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो है, जो उदारवाद है, व्यवस्था, उदारवादी विचारधारा या उदारवादी लोकतंत्र की जो है इम्पोर्टेंस वो समझाने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि अब जब 1980s और 90s के बाद जब पूरे विश्व में दिस कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, और यू ऑल्सो नो दैट सोवियत यूनियन, रशिया में जिसे हम अभी प्रेजेंट रशिया कहते हैं, उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसे पॉलिसीज अपनाई। चाइना ने भी अपने इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश की, और ओवरऑल इंडिया में भी हम 1989 के बाद वी वेंट थ्रू एलपीजी एंड ऑल। So there was one interpretation that there was demise of Marxism and Leninism था, कुछ बहुत हद तक जो है ये इसकी कमी आ रही है इसकी इंटरप्रिटेशन। पर ऐसा था, ऐसा नहीं था, इसकी जो है छानबीन करना, समझना, ये रिसर्चर और जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, ये हम समझाते हैं, क्योंकि हम जब डिबेट करते हैं तो दोनों ही संदर्भ में समझते हैं। अब तीसरा जो पक्ष इसका आया पूरी एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट का और एंड ऑफ हिस्ट्री का, इसमें एक एंड ऑफ मॉडर्निटी की बात की गई कि अब जो भी मॉडर्नाइजेशन है, ये जो पूरा आधुनिकीकरण है, वो भी युग में एक, उस युग को भी एक सेटबैक मिल रहा है, और मॉडर्निटी की भी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। देयर आर मेनी क्रिटिसिज्म्स व्हिच इमर्ज रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स फैसेट्स। तो अब और किन लोगों ने इनकी आलोचनाएं की, तो ये जो उत्तर आधुनिकतावाद के जो भी स्कॉलर्स थे और जो ये पूरा आइडियोलॉजी था, इसका पूरा विंग था, इट स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस, एंड दे नेगेटेड दिस आइडिया ऑफ कन्वेंशनल आइडियोलॉजीज एंड कन्वेंशनल modernity thing, and they said that there has to be something which is beyond modernity in the current era, and so the end of modernity debate also emerged during the period। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी को हम सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी के एंड होने के संदर्भ में ना देखें, एंड ऑफ हिस्ट्री की जब बात होती है तो उसके संदर्भ में भी देखना है, एंड ऑफ मॉडर्निटी की बात होती है उसके संदर्भ में भी देखना है। और पूरे संदर्भों को देखने के बाद हमें ये इस बात पे भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आखिर ये जितने भी आइडियोलॉजीज हैं और आ रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, न्यू आइडियोलॉजीज आर इमर्जिंग ऑल्सो, बिकॉज आइडियोलॉजी इज नथिंग which ideology is not something which is stagnant, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी फिर आगे नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी कीप्स इमर्जिंग। बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो होते हैं विभिन्न देशों में, नेशन में, स्टेट में, तो उससे आइडियोलॉजी भी जो इमर्ज करता रहता है। आइडियोलॉजी डिबेट और इसका रिलेटेड जो एवोल्यूशन है, इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, इट विल गेन इम्पोर्टेंस, इट विल लूज इट्स इम्पोर्टेंस, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड अपॉन द पीरियड एंड हाउ वी इंटरप्रेट इट, एंड हाउ वी इंटरप्रेट इट ऑल्सो नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट। हम किस तरह से इसको समझते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है, कैसा था, और क्योंकि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैंने आपको बताया कि फासिज्म की जब डिक्लाइन हुआ, और जब हम एंड ऑफ हिस्ट्री की जब बात करें फुकुयामा, तो यहाँ पे हम कम्युनिज्म जो है डिक्लाइन कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में, और सोवियत यूनियन का डिमाइस हो रहा, सॉरी breakdown हो रहा है, and then Russia is emerging, and how the modern world which is emerging, which is more focusing on development, economic development rather than political issues. So first of all, the important factor which is emerging all over the world, global world, is economy. So that is how one can interpret, one can understand this particular debate on end of ideology, students. So thank you, and if you have any questions, queries, please let me know. So God bless you. Stay tuned. Stay connected.